अस्सलामुअलैकुम बच्चों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप कंटिन्यूसली रिवाइज और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हमें डिस्कस करना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। अभी तक हमने रोल्टस लॉ को डिफाइन किया था। तो रोल्टस लॉ में हमने बोला था कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर of any volatile component in a solution is directly proportional to mole fraction। ये हमने अभी तक डिस्कस किया था कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन और वो कंपोनेंट वोलेटाइल होना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सॉल्वेंट लाएं और सल्यूट लाए, समझो पॉइंट उसको। सॉल्वेंट इट इज डिनोटेड बाय ए, सल्यूट इज डिनोटेड बाय बी। सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, सल्यूट इज आल्सो वोलेटाइल, यानी दोनों का अपना वेपर प्रेशर है। दोनों को मिलाया हमने तो बन गई सॉल्यूशन, एक बाइनरी मिक्सचर बना। अब देखो क्या होगा। अब इस सॉल्यूशन में हमें वेपर प्रेशर ऑफ ए का देखना है, इसी सॉल्यूशन में हमें वेपर प्रेशर ऑफ बी का देखना है। दिस इज वोलेटाइल एंड दिस सॉल्यूट इज आल्सो वोलेटाइल, मींस दोनों का वेपर प्रेशर है। जब हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखें किसमें, इस सॉल्यूशन में, तो हम क्या कहेंगे एज पर रोल्टस लॉ कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। फिर यहां से इक्वेशन मिली थी पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन। इसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ बी इन दिस सॉल्यूशन क्या बनेगा, Pb is equal to P naught B chi B, ये है ना। So this is vapor pressure of A in this solution, this is vapor pressure of B in this solution। यहां तक आया समझ में। अब इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, एज पर डाल्टन्स लॉ अ पार्शियल प्रेशर इज P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, इज इक्वल टू P नॉट A chi A प्लस पी नॉट बी काई बी। यहां तक आया समझ में। अब देखो ये रोल्टस लॉ है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई इन दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। और टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर है, इसके बराबर है अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ। जो सॉल्यूशन ओबे करेगी ये कंडीशंस, यानी रोल्टस लॉ एट ऑल रेंजेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। यानी कोई भी सॉल्यूशन जो ओबे करेगी रोल्टस लॉ एट ऑल रेंजेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन दैट ओबेज रोल्टस लॉ at all ranges of concentration and at all ranges of concentration and temperature is called ideal solution। That is Pa is equal to P naught A chi A, Pb is equal to P naught B chi B, and P total is equal to P naught A chi A plus P naught B chi B। यहां तक आया समझ में। अब समझो
वो सॉल्यूशन जो ओबे करेगी रोल्टस लॉ को एट ऑल रेंजेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन होनी चाहिए, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। यहां तक आया समझ में? तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सपोज ये कंपोनेंट ए है और ये उसके मॉलिक्यूल है, कंपोनेंट ए, और ये कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल है। अब समझो आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगी जब कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, ये दोनों है ना कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है। तो जब कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन यानी जब इनका साइज और शेप सेम होगी, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज और शेप सेम होगी और इनके दरमियान ये जो इंटरेक्शन है ये नियरली आइडेंटिकल होगी, तब बनती है एक आइडियल सॉल्यूशन। यहां तक आया समझ में? यानी आइडियल सॉल्यूशन तब बनती है जब उसके कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स का साइज और शेप सेम होगा और इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इज नियरली सेम। यहां तक आया समझ में? तो लिखो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द कंपोनेंट्स ऑफ ideal solution, the components of ideal solution have same size, shape and the interaction between them is nearly identical। यानी जब कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी का साइज और शेप सेम होगा और इनके दरमियान ये इंटरेक्शन नियरली आइडेंटिकल होगी। यहां तक आया समझ में? तो ये पॉइंट नोट करो। अच्छा और एक पॉइंट, अब जब आइडियल सॉल्यूशन बन गई तो ये जो इंटरेक्शंस है ना बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, अब सॉल्यूशन बनेगी, ये इंटरेक्शन भी ब्रेक होगी, ये इंटरेक्शन भी ब्रेक होगी। अब जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगी तो ऐसा बनेगा ना कुछ, तो जब इन एन आइडियल सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शंस होंगी इक्वल टू किसके बराबर, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, यानी इन एन आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शंस आर इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर है। यहां तक आया समझ में? तो लिखो इन एन आइडियल सॉल्यूशन, तीसरा पॉइंट, इन एन आइडियल सॉल्यूशन the interaction between solvent solute is identical to that of solvent solvent or solute solute interactions, that is A interaction equal to BB interaction is equal to AB interaction। यह पॉइंट याद रखो। यानी आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ओबे करते हैं रोल्टस लॉ और जो कंपोनेंट्स है कंपोनेंट्स का शेप साइज और इंटरेक्शन आइडेंटिकल होता है। अब जब सॉल्यूशन बनती है तो द इंटरेक्शन बिटवीन अनआइडेंटिकल एटम्स या अनआइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू
द इंटरेक्शन बिटवीन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ये भी कह सकते हैं इन एन आइडियल सोल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन अनआइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू द इंटरेक्शन बिटवीन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, और द इंटरेक्शन between unidentical molecules is equal to identical molecules. यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अब देखो, समझो पॉइंट उसको। यहां पर हमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, और यहां पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स, दोनों को हमने ऐड किया तो क्या बन गए, ए बी यानी सोल्यूशन बन गई। इसका ए, इसका बी, इसका ए, इसका बी, तो बन गई ना सोल्यूशन। अब देखो क्या होगा, सपोज इस बॉन्ड को, इंटरैक्शन को तोड़ने के लिए हमें 5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी लगी या 5 जूल्स ऑफ एनर्जी लगी। इसी तरह यहां पर भी कितनी लगेगी, 5 किलो जूल्स लगेगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना यहां तक, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है। अब सर इतनी एनर्जी इन दोनों को तोड़ने के लिए, इंटरैक्शन को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी क्यों लगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है ना, सेम साइज सेम शेप एंड इंटरैक्शन बिटवीन देम इज नियरली आइडेंटिकल। तो जब आइडेंटिकल इंटरैक्शन है तो एनर्जी भी सेम लगेगी ना तोड़ने के लिए। अब देखो क्या है, अब इस पॉइंट पे जाओ, ये इंटरैक्शन है ना इक्वल टू बी बी एंड ए बी, यहां तक आया समझ में। तो जब अगर इसको 5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी लगी तोड़ने के लिए, इसको भी कितनी लगेगा तोड़ने के लिए, 5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। अब ये दोनों बॉन्ड इंटरैक्शन बने, बॉन्ड्स बने, जब एक बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है ना। तो ये इंटरैक्शन है ना इक्वल टू सॉलिड सॉलिड एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन, तो यहां से रिलीज होगी ना एनर्जी 5 किलो जूल्स, यहां से भी कितनी आएगी 5 किलो जूल्स। यहां तक आया समझ में। तो फाइनल एनर्जी कितनी है 10 किलो जूल्स, इनिशियल भी कितनी है 10 किलो जूल्स। इन दोनों का सम है ना 10 किलो जूल्स, इन दोनों का भी कितना है 10 किलो जूल्स। तो टोटल चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर है, 10 - 10 इज इक्वल टू 0। तो चौथा पॉइंट, डेल एच मिक्सिंग और डेल एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0, ये चौथा पॉइंट है। यहां तक आया समझ में। यानी अ सॉल्यूशन इन विच डेल एच मिक्सचर और डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 इज आल्सो एन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 5 किलो जूल्स लगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 5 किलो जूल्स लगी, टोटल कितनी हुई 10 किलो जूल्स। यहां तक आया समझ में। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बने, यहां से 5 किलो जूल्स रिलीज हुए, यहां से भी 5 किलो जूल्स रिलीज हुए, यह फाइनल है। सो 5 किलो जूल 5 किलो जूल 10 किलो जूल, यहां पर भी 10 किलो जूल। सो डेल एच मिक्सिंग किसके बराबर आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल किसके बराबर आएगा 0। यहां तक आया समझ में। अच्छा सपोज और एक पॉइंट, सपोज सॉल्वेंट का वॉल्यूम है V1, सोल्यूट का वॉल्यूम है V2। समझ आया, यहां तक आया। या ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज इसका वॉल्यूम है X, इसका वॉल्यूम है Y, इसका वॉल्यूम क्या आएगा टोटल X + Y, है कि नहीं। और यहां पर भी टोटल वॉल्यूम क्या आएगा X + Y। सो X + Y दोनों क्या होगा सेम होगा ना, क्योंकि साइज और शेप है ना सेम, यहां पर भी साइज और शेप आएगी ना सेम। तो जितना वॉल्यूम यहां पर होगा उतना ही वॉल्यूम यहां पर होगा ना। सो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। सपोज ये वॉल्यूम है टोटल V1 और ये वॉल्यूम है टोटल V2, तो V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम। तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो जब ये भी सेम है ये भी सेम है, तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर आएगा 0। सो पांचवा पॉइंट, डेल वी मिक्सचर या मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहां तक आया समझ में, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम आर सेम। यानी जो रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम है, प्रोडक्ट्स का। या जो सोल्यूट सॉल्वेंट का टोटल वॉल्यूम है वही है ना सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम सेम है
फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, 0। तो कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ। यहां तक आया समझ में। और एक पॉइंट सुनो, ये सॉल्यूशन खुद ब खुद बन गई ना, इसको और इसको मिलाया सॉल्यूशन बन गई। ये है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहां पर लिखो डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि ये है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। अब ये भी मिला ये भी मिला, तो प्रोबेबिलिटी इसमें इंक्रीज हो गई ना, एंट्रोपी इंक्रीज होती है ना जब भी सॉल्यूशन बनती है। यहां पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो यहां पर लिखो डेल एस एंट्रोपी इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में। देखो ए और बी मिला, अब ए कहां पर है बी कहां पर है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ना इंक्रीज। जब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो एंट्रोपी भी क्या होते हैं इंक्रीज। अच्छा ये सॉल्यूशन खुद ब खुद बन गई ना, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट डाला उसमें, सॉल्यूशन खुद ब खुद बन गई, वो है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डेल जी मिक्सचर या डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। ये सारे पॉइंट्स अभी तक नोट करो। एग्जाम्पल, आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या एग्जांपल्स है। तो पहली एग्जांपल लिखो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस एन ब्यूटाइल क्लोराइड, दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी एग्जांपल देखो, दूसरी एग्जांपल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन नॉर्मल। करो जल्दी। इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ये और ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ये और ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ये और ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। चौथी एग्जांपल लिखो जल्दी, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। करो ये नोट जल्दी। अच्छा अब समझो, देखो आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा, ओबेज रोल्ट्स लॉ, ओबेज रोल्ट्स लॉ। इसका मतलब है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी, सॉरी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी का बी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ये पढ़ा हमने अभी तक। और हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट, अच्छा ए इंटरैक्शन इज इक्वल टू बी बी इंटरैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन, और सॉल्वेंट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज और शेप सेम है। तीसरा हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। चौथा डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी टोटल चेंज इन एंथैल्पी एंड टोटल चेंज इन वॉल्यूम इज 0। अच्छा पांचवा डेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और हमने पढ़ा छठा पॉइंट डेल एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये डिस्कस हमने की और एग्जांपल्स।
अब ये लॉ अप्लाई करेंगे ना रोल्टस लॉ, तो मतलब ये है कि ये ग्राफ भी, यानी दे आल्सो, यानी ये ग्राफ भी वही आएगी किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। काय ए इज इक्वल टू 0, काय बी इज इक्वल टू 1, काय ए इज इक्वल टू 1, काय बी इज इक्वल टू 0। यहां तक आया समझ में? तो वही ग्राफ, इट इज पी नॉट ए, इट इज पी नॉट बी, यहां पर भी वेपर प्रेशर, फिर ये है पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी। सो दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, जो हमने रोल्टस लॉ में ग्राफ बनाई थी। तो ये सारा नोट करो जल्दी। अच्छा, अब समझो वो सॉल्यूशन जिस पे ये अप्लाई होगा, या वो सॉल्यूशंस जो ये चीजें ओबे करेंगी, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब कुछ सॉल्यूशंस ऐसी हैं जिन पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती है और वो ओबे ये नहीं करती है, यानी वो सॉल्यूशंस जो रोल्टस लॉ को ओबे नहीं करेंगे और इन पॉइंट्स को भी ओबे नहीं करेंगे, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो लिखो पॉइंट, पहला पॉइंट, a solution which does not obey Rolte's law at all ranges of temperature and pressure, at all ranges of concentration, and temperature, is called non-ideal solution। यानी वो सॉल्यूशन जिस पे रोल्टस लॉ, या वो सॉल्यूशन जो रोल्टस लॉ को ओबे नहीं करेंगी, सच सॉल्यूशन इज आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन भी वो ओबे नहीं करेंगी। सो दैट इज पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। दूसरा पॉइंट, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, और पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यही बनेगी ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये रोल्टस लॉ जो ओबे करेगी आइडियल सॉल्यूशन है, जो रोल्टस लॉ को ओबे नहीं करेगी वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन है। अच्छा, और एक चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, ये जो कंपोनेंट्स है इनका साइज और शेप और इंटरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और जो ये नॉन आइडेंटिकल कंपोनेंट्स है इनकी इंटरेक्शन और ये जो आइडेंटिकल कंपोनेंट्स है इनकी इंटरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। मगर यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यानी जो ये ओबे करती है वो ये ओबे नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, the components of non-ideal solution does not have same shape, size and interaction between molecules। आया समझ में? यहां पर ए और बी इनका साइज और शेप क्या था, सेम, और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन थी वो भी क्या थी, आइडेंटिकल। यहां पर ऐसा नहीं है। अब जब सॉल्यूशन बनेगी तो नॉन आइडेंटिकल इंटरेक्शन इज इक्वल टू आइडेंटिकल इंटरेक्शन यहां पर थी, मगर यहां पर ऐसा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, द इंटरेक्शन between non-identical molecules is not
equal to is not equal to interaction between identical molecules. यहां पर नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन क्या थी, सेम, इक्वल टू दैट ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, मगर यहां पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ए इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। यहां तक नोट करो। अब देखो, आइडियल सॉल्यूशन में डेल एच मिक्सिंग या डेल एच मिक्सचर किसके बराबर है, 0 के बराबर। मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। चौथा पॉइंट, डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 जब यहां पर रोल्टस लाई ओपन नहीं होता है, जब यहां पर मॉलिक्यूल्स का साइज और शेप और इंटरेक्शन सेम नहीं है, तो इसका मतलब है डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं है, तो वॉल्यूम चेंज भी लास्ट में आएगी ना। तो इसका मतलब है डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। यहां तक आया समझ में। सोल्यूशन तो बन जाएगी खुद ब खुद, चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगी, यानी डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 यानी चेंज होगी। डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 यानी वॉल्यूम भी चेंज होगा, मगर सोल्यूशन तो बनेगी ना खुद ब खुद। यानी ये सॉल्वेंट लो, सोल्यूट डालो, सोल्यूशन बन गई। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। तो यहां पर डेल जी हमेशा नेगेटिव रहेगा। डेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव। सोल्यूशन बन गई तो सातवां पॉइंट डेल जी नेगेटिव है, तो डेल एस यहां पर भी क्या होगा, पॉजिटिव। चाहे वो आइडियल सोल्यूशन हो, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, ये दो चीजें हमेशा सेम रहती है, आइडियल सोल्यूशन में भी, नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी। यहां तक पूरा नोट करो, स्क्रीनशॉट उठाओ। देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन पे रोल्टस लॉ अप्लाई नहीं होता, यानी ए सोल्यूशन दैट डज नॉट ओबे रोल्टस लॉ, उसको हम क्या कह रहे हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखो, आइडियल सोल्यूशन में क्या था, आइडियल सोल्यूशन में यह था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, और पी टोटल किसके बराबर था, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, दोनों के बराबर है ना। यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। और यहां पर भी ऐसा है ना कुछ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही है ना। तो इसको हम कहते थे आइडियल सॉल्यूशन। अब ये भी हो सकता है ना कि आइडियल, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगी तो ये जो पी टोटल है, या ये ज्यादा होगा एज पर दिस कैलकुलेशन, या इससे कम होगा, यही है ना। यानी देखो, जब एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगी, ये जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है वो ज्यादा हो सकता है ना पार्शियल प्रेशर के एडिशन से ज्यादा। यानी जितने दो कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर यहां पर निकलता था उसका एडिशन, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। मगर ऐसी भी हो सकती है ना सिचुएशन कि ये जो टोटल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन है ये ज्यादा निकलेगा किससे, इन दो से ज्यादा, यानी वहां पर रोल्टस लॉ अप्लाई नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टोटल वेपर प्रेशर है इट इज लेस देन द सम ऑफ द वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, है कि नहीं। यानी ये कभी ज्यादा हो सकता है या कभी कम हो सकता है। जब ज्यादा होगा तो सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिवीजन,
जब ये कम होगा इससे इससे, तो दैट्स कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन। तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डिविएशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन। समझो चीजों को, वेरी इजी है ये टर्म। अगर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is greater than the vapor pressure of the partial pressures of the two components, such a solution is non-ideal solution with positive deviation। यानी क्या होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट लिखो, the vapor pressure या the total vapor pressure, the total vapor pressure of a solution is greater than, is more than the sum of partial pressure of the two components। देखो हम आइडियल सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, ये कहते थे कि ये जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है, इट इज द सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट। यानी हम ये कहते थे कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। यही कहते थे ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। तो टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर होगा इन दोनों का सम। मगर जब ये टोटल वेपर प्रेशर निकलेगा इन दो सम के से ज्यादा, यानी इनके सम से ज्यादा निकलेगा, यानी ये वेपर प्रेशर निकलेगा मोर देन द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दीस टू कंपोनेंट, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन। यानी वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ है एज कंपैरिजन टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। यहां तक आया समझ में। यहां पर क्या हुआ होगा, ये जो टोटल वेपर प्रेशर इट विल बी लेस देन द सम ऑफ द टू पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। यही होगा ना, यहां पर ज्यादा हुआ होगा, यहां पर कम हुआ होगा। देखो, द टोटल वेपर प्रेशर of a solution, means non-ideal solution, is less than the sum of partial pressures of the two components। आया समझ में, ऑफ द टू कंपोनेंट्स। यहां तक आया समझ में। दैट इज पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। और यहां पर क्या होगा, दैट इज पी टोटल होगा लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स। मगर यहां पर क्या है, टोटल वेपर प्रेशर इज मोर देन द सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। यहां पर है टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन द सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। यहां तक आया समझ में। अब ऐसा क्यों हुआ है, अब ऐसा क्यों है, देखो क्या होगा। पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना, वेपर जल्दी बनना, यही आया समझ आया। पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना यानी टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होना। वेपर प्रेशर ज्यादा होना मीन्स वेपर जल्दी बनना। जब वेपर जल्दी बनेंगे तो इंटरेक्शंस क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। यहां तक आया समझ में। यानी जो यहां पर फाइनल इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, दैट विल बी लेस देन सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये पॉइंट याद रखो मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो लिखो यहां पर दूसरा पॉइंट, द इंटरेक्शन बिटवीन
the interaction between unidentical molecules is weaker than identical molecules. That is AB interaction is weaker than AA और BB इंटरैक्शन. समझ आया? यानी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान थे ना इंटरैक्शन, वो स्ट्रॉन्ग थी. जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरैक्शन थी वो क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी. मगर जब सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान इंटरैक्शन वो वीक हो गई. यानी सोल्यूशन जब बनी तो इंटरैक्शन क्या हो गई? वीक हो गई. तो वेपर्स क्या बनेंगे? जल्दी. तो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा. और इनका भी प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स भी ज्यादा होगा. यहां तक आया समझ में? ये नोट डाउन करो. यहां पर क्या होगा? इसका उल्टा. यानी यहां पर जो फाइनल इंटरैक्शन होंगी बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू सोल्यूट इंटरैक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन. यानी इसका अपोजिट इसमें होगा. तो लिखो यहां पर दूसरा पॉइंट. यहां पर द इंटरैक्शन between solvent solute is stronger than solvent and solute इंटरैक्शंस. समझ आया? यानी जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान इंटरैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इंटरैक्शन. यानी यहां पर अनआइडेंटिकल इंटरैक्शंस है स्ट्रॉन्गर देन आइडेंटिकल इंटरैक्शंस. दैट इज, ये भी लिख सकते हो. और अनआइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल interaction is greater than या is more than identical interaction. समझ आया? that is ऐसे लिखेंगे AB interaction greater than AA और BB इंटरैक्शन. यहां तक आया समझ में? यहां पर क्या होगा? दैट इज AB इंटरैक्शन वीकर देन AA और BB इंटरैक्शन. समझ आया? यानी यहां पर फाइनल इंटरैक्शन है वीकर देन इनिशियल इंटरैक्शन. यहां पर फाइनल इंटरैक्शन ग्रेटर है देन इनिशियल इंटरैक्शन. समझ आया? जब फाइनल इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी तो वेपर जल्दी नहीं बनेंगे. तो इसका मतलब है टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? यहां तक स्क्रीनशॉट उठा. अब समझो पॉइंट इसको. यहां पर इनिशियल इंटरैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्गर. फाइनल इंटरैक्शन क्या है? वीकर. तो जब हमें इनिशियली देखो, इनिशियली ये इंटरैक्शन है ना स्ट्रॉन्गर, बीबी इंटरैक्शन भी है ना स्ट्रॉन्गर. किससे? AB से. तो इसको एनर्जी लगेगी ना ब्रेक करने के लिए, इसको भी एनर्जी लगेगी ना ब्रेक करने के लिए. सपोज दोनों को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगी सपोज 20 किलो जूल्स. और यहां पर दो बनेगी ना AB. और ये इंटरैक्शन है ना वीक. जब भी वीक होगी तो एनर्जी रिलीज कम होगी ना. तो सपोज एनर्जी रिलीज हो गई 16 किलो जूल्स.
यानी इसका मतलब है फाइनल इंटरेक्शन माइनस इनिशियल इंटरेक्शन, फाइनल थी ये और इनिशियल है ये, तो हमें एक्स्ट्रा लगेगा ना 4, ये 4 एक्स्ट्रा लगेगी ना सॉल्यूशन बनाने के लिए। यहां तक आया समझ में? यानी 4 ये एक्स्ट्रा लगेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि फाइनल जो एनर्जी रिलीज है वो कम है, मगर इनिशियली हमें एनर्जी ज्यादा लगी ना। यहां तक आया समझ में? तो इसका मतलब है डेल एच इज हियर पॉजिटिव। सोल्यूशन तब तक नहीं बनेगी जब तक आप टेम्परेचर रेज नहीं करोगे, क्योंकि आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और जब सोल्यूशन बनती है, जहां न्यू इंटरेक्शन बनती है, तो वहां पर एनर्जी कम रिलीज होती है। तो इसका मतलब है डेल एच मिक्सिंग इज हियर पॉजिटिव। यहां तक आया समझ में? तो लिखो यहां पर तीसरा पॉइंट, डेल एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, या ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। आया समझ में? यहां तक आया समझ में? ग्रेटर देन 0 लिखो या पॉजिटिव लिखो, क्यों? क्योंकि आपको जब ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन ब्रेक करनी होगी, यहां से ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू जब ए बी बनेगा, यहां से एनर्जी कम निकलेगी। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, दैट इज डेल एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी एंथैल्पी चेंज इज ग्रेटर देन 0, यानी एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। तो इसका ये मतलब है, ये लिखो यहां पर, तो फॉर्मेशन ऑफ solution is feasible by increasing temperature, ये पॉइंट याद रखो। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ए बी इंटरेक्शन है ना स्ट्रॉन्ग, और इनिशियल इंटरेक्शन क्या है, वीकर। तो ये वीकर इंटरेक्शन थी पहले, अब स्ट्रॉन्गर बनी, एनर्जी निकलेगी ना ज्यादा। यानी अगर इन दोनों को एनर्जी लगी थी 10 किलो जूल, यहां से निकलेगी 12 किलो जूल एनर्जी, तो एक्स्ट्रा 2 किलो जूल निकली ना एनर्जी। इसका मतलब है जब निकली है तो डेल एच इज एक्सोथर्मिक, मीन डेल एच इज नेगेटिव, तो यहां पर डेल एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, मीन नेगेटिव। तीसरा पॉइंट यहां पर, डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0 means solution is formed at low temperature, और नॉर्मल टेम्परेचर। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हीट देने की जरूरत नहीं है, इसको हीट देने की जरूरत है। यानी दिस इज एंडोथर्मिक एंड दिस इज एक्सोथर्मिक। आया समझ में? एक्सोथर्मिक, समझ आया? एंडोथर्मिक को टेम्परेचर इंक्रीज करो तो प्रोसेस जल्दी होती है, यहां पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहां पर ये प्रोसेस नहीं हो जाएगी, फिर तो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? अब देखो क्या होगा, यहां पर फाइनल इंटरेक्शन है वीक, इनिशियल इंटरेक्शन क्या है स्ट्रॉन्ग, तो इनिशियल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी, यानी बॉन्ड लेंथ थी कम। अब फाइनल इंटरेक्शन क्या है वीक, तो बॉन्ड लेंथ क्या है ज्यादा, तो वॉल्यूम भी क्या हुआ ज्यादा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा ज्यादा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट वॉल्यूम, तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम क्या है पॉजिटिव। सो डेल वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। देखो समझो पॉइंट, इसको समझो पॉइंट इसको। पहले ए और ए के दरमियान स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था, बॉन्ड लेंथ कम थी। इसी तरह बी और बी के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो बॉन्ड लेंथ क्या थी कम थी। इन दोनों का वॉल्यूम सपोज V1 था, समझ आया? अब सॉल्यूशन बन गई, इंटरेक्शन हो गई ना वीक, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई इंक्रीज। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो वॉल्यूम भी क्या हुआ इंक्रीज। तो इसका मतलब है V2 वॉल्यूम, और V2 इज ग्रेटर देन V1, है कि नहीं? ये फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि जब सॉल्यूशन बन गई मगर वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज, तो ये वॉल्यूम माइनस ये वॉल्यूम, तो ये आएगा ना पॉजिटिव वैल्यू। सो लिखो चौथा पॉइंट, डेल वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। आया समझ में? जब ये डेल वी मिक्सिंग है ग्रेटर देन 0, तो वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हुआ, इंटरेक्शन है ना वीक, तो वेपर जल्दी बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, फाइनल वेपर प्रेशर।
यहाँ पर इसका अपोजिट, यहाँ पर फाइनल इंटरेक्शन है स्ट्रांग देन इनिशियल इंटरेक्शन, तो वॉल्यूम हुआ ना डिक्रीज, तो V2 यहाँ पर कम होगा और V1 यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डेल वी मिक्सिंग लेस देन 0। तो लिखो चौथा पॉइंट, डेल वी मिक्सिंग लेस देन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है V2 लेस देन V1। जब आप V2 लेस देन V1 है, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। यानी आप ऐसे करोगे ना, डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो नेगेटिव आएगा ना यहाँ पर। तो डेल वी मिक्सिंग लेस देन 0। यहां तक आया समझ में, ये आया समझ में। और एक पॉइंट, सोल्यूशन ये भी बनेगी, सोल्यूशन ये भी बनेगी। यहां पर भी क्या होगा, डेल जी यहां पर भी, यानी डेल जी मिक्सिंग यहां पर भी नेगेटिव होगा, और यहां पर भी डेल जी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहां पर सॉल्यूशन तो बन गई, प्रोबेबिलिटी दोनों में इंक्रीज हो गई, तो डेल एस मिक्सिंग यहां पर भी पॉजिटिव है, और यहां पर भी डेल एस मिक्सिंग वो भी यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में। अच्छा यहां पर है, अब देखो ये दोनों सॉल्यूशन समझ आई। यहां पर वेपर प्रेशर हुआ ना इंक्रीज, यहां पर वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज, क्योंकि फाइनल इंटरेक्शन यहां स्ट्रॉन्गर है, यहां पर फाइनल इंटरेक्शन क्या है, वीकर है। अब देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, समझो पॉइंट इसको। जब आप ग्राफ बनाओगे, या आपने आइडियल सॉल्यूशन का बनाया था ग्राफ, है कि नहीं। यहां पर काय ए 0 के बराबर था, काय बी 1 के बराबर था, यहां पर काय ए 1 के बराबर था, काय बी 0 के बराबर था, और ये था पी नॉट ए, और ये था यहां पर पी नॉट बी, यही था ना। और ये था, सॉरी, ये था पी टोटल, यही था ना, इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है कि नहीं। जब आपने सॉल्यूशन बनाया, इंटरेक्शंस हो गई ना वीक, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो वेपर प्रेशर जब ज्यादा होगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा वेपर प्रेशर, और ये यहां पर शिफ्ट होगा, इंक्रीज हुआ, और इसी तरह ये भी शिफ्ट इंक्रीज हुआ। तो यहां पर ये आएगी पॉजिटिव डिविएशन के लिए ग्राफ। नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर होना डिक्रीज। तो क्या होगा, अगर आप ग्राफ बनाओगे ऐसे, यहां पर काय ए 0, काय बी 1 के बराबर, काय ए 1 के बराबर, काय बी 0 के बराबर, क्योंकि काय प्लस काय बी 1, काय प्लस काय बी 1, ये है वेपर प्रेशर। यहां से यहां पर भी वेपर प्रेशर, इसी तरह यहां पर भी है, काय इंक्रीज, पी ए इंक्रीज, पी नॉट ए ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये क्या है यहाँ पर पॉइंट, पी नॉट बी, आया समझ में। ये है ना पी टोटल। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेपर प्रेशर होना डिक्रीज, तो ये ग्राफ आएगी, यहां पर भी ये होगा ना, डिक्रीज होना वेपर प्रेशर, और यहां पर भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर। आया समझ में, क्योंकि फाइनल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन इनिशियल इंटरेक्शन, यहां पर फाइनल इंटरेक्शन इज वीकर देन इनिशियल इंटरेक्शन। यहां तक आया समझ में। ये सारा नोट डाउन करो जल्दी, स्क्रीनशॉट उठाओ इसका। अब पॉजिटिव डिविएशन वाली की एग्जांपल्स और नेगेटिव डिविएशंस वाली की एग्जांपल, तो लिखो एग्जांपल्स, लिखो एग्जांपल्स। CH3OH प्लस वाटर, ये भी बनाती है क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन। और एक, ये पहली एग्जांपल। दूसरी C2H5OH प्लस वाटर, लिखो। और एक एग्जांपल ये, और एक C2H5OH प्लस CCl4, जल्दी करो। अच्छा, टॉलिन प्लस CS2 कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवी एग्जांपल लिखो, इथेनॉल इथेनॉल प्लस
साइक्लोहेक्सेन, ये नोट डाउन करो जल्दी। और एक इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, यहां पर लिखो इथेनॉल प्लस एसीटोन। देखो जल्दी एग्जांपल्स। अब यहां की एग्जांपल्स, पहली एग्जांपल देखो जल्दी, HCl प्लस H2O। दूसरी एग्जांपल HNO3 प्लस H2O। जल्दी तीसरी एग्जांपल लिखो जल्दी, HCOH प्लस H2O। चौथी एग्जांपल CH3COOH प्लस H2O। पांचवी एग्जांपल लिखो जल्दी, पांचवी एग्जांपल C6H6 प्लस CHCl3 जल्दी, CHCl3। यहां लिखो ऐसा। छठा एग्जांपल CH3 होल ट्वाइस CO प्लस CHCl3। जल्दी ये नोट डाउन करो। अब देखो यहां पर क्या देखा, पॉजिटिव डिविएशन में मैक्सिमम क्या आते हैं, अल्कोहल्स। ये पॉइंट याद रखो, पॉजिटिव डिविएशन में मैक्सिमम क्या आते हैं, अल्कोहल्स प्लस CCl4 एंड CS2। ये याद रखो, ये ट्रिक याद रखो। ट्रिक याद रखो, पॉजिटिव डिविएशन में क्या आते हैं मैक्सिमम, अल्कोहल्स, और क्या आता है CCl4 और CS2। ये याद रखो। अल्कोहल जहां पर भी होगा वाटर होगा साथ में, या साइक्लोहेक्सेन एस्टोन अल्कोहल है ना साथ, है कि नहीं मैक्सिमम टाइम टॉलिन के बगैर। और जहां पर CCl4 एंड CS2 देखो ये क्या है, पॉजिटिव डिविएशन। अगर यहां पर देखो HCl HNO3 ये सारे एक्सेप्ट दिस, आया समझ में, या CHCl3, तो ये सारे क्या है, नेगेटिव डिविएशन। तो यहां पर ट्रिक याद रखो, आप जहां पर एसिड्स देखोगे यहां देखोगे CHCl3, और देखोगे क्या, और देखोगे एसिड यहाँ CHCl3, तो यहां पर आप क्या करोगे, जज इन दो पॉइंट से जज करोगे कि ये नेगेटिव डिविएशन है। यहां तक आया समझ में। जब आप अल्कोहल CCl4 CH2 देखोगे क्या बोलोगे, पॉजिटिव डिविएशन। जब आप एसिड्स देखोगे और CHCl3, तो क्या देखोगे, क्या बोलोगे, इज अ नेगेटिव डिविएशन। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में। देखो यहां पर बॉन्ड्स वीक होते हैं, यहां पर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। सपोज हम बात करेंगे किसी की भी, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे C2H5OH, जब बीच इनके दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो C2H5OH, इनके दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है कि नहीं। जब CCl4 आता है ना बीच में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी, तो ये दिखाएगा पॉजिटिव डिविएशन। तो जब आप प्लस क्या करोगे CCl4, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, वीक हो जाएगी, तो यहां पर क्या आएगी, नेगेटिव डिविएशन। अब इसकी एग्जांपल देखो यहां पर ये और ये मॉलिक्यूल है, जब दोनों को ऐड करोगे ना, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो कैसे, देखो क्या होगा, ये ऐसे है ना, लिसन केयरफुली, ये ऐसे है ना, C डबल बॉन्ड हो, यहां से CH3, यहां से CH3, ये है ना एसीटोन। अब यहां पर क्या है, यहां पर है CH, और यहां से Cl और Cl। अब देखो ये है ना यहां पर ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव, इनके दरमियान क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर इनके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी। तो जब स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी ना, तो फाइनल इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर। तो इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पर डेल एच हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो ये पॉइंट याद रखो। आया समझ में, या आया समझ में, यहां तक नोट करो।
अब लेक्चर को पूरा रिवाइज करो और देखो और पॉइंट उसको समझो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप सारा रिवाइज करो और हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।